नमस्कार, क्या बोलती दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। प्रियंका गांधी के दिशा निर्देशों पर राजस्थान सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश सीमा तक पहुंचाने के लिए 1000 बसें चलाने का फैसला लिया है। ये बसें इन मजदूरों को यूपी बॉर्डर तक पहुंचाने का काम करेंगी, जहां से इन्हें यूपी सरकार की बसें घरों तक पहुंचाने का काम करेगी। यह रिपोर्ट देखिए। राजस्थान से सड़क मार्ग पर होते हुए पैदल यात्रा कर अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश जाने वाले मजदूरों की सहायता के लिए अब प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने प्रियंका गांधी के दिशा निर्देशों से स्पेशल बसें चलाई हैं। ये बसें उत्तर प्रदेश के लोगों को यूपी बॉर्डर तक पहुंचाने का काम करेंगी। इसी कड़ी में अलवर से प्रदेश कांग्रेस ने अपने खर्च पर मजदूरों को उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए 500 बसें चलाई हैं। ये बसें प्रवासी मजदूरों को यूपी बॉर्डर तक छोड़ने का काम करेंगी। वहीं इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक जुबेर खान ने बताया कि कांग्रेस अपने खर्च पर और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग के लिए सड़कों पर संघर्ष करते मजदूरों के लिए बसें चला रही है। उन्होंने बताया कि पूरे राजस्थान से लगभग 1000 बसें चलाई जा रही हैं, जिसमें अकेले अलवर से 500 बसें भेजना सुनिश्चित किया गया है। अलवर के अलावा दौसा, भरतपुर, करौली और धौलपुर से भी बसें भेजी जाएंगी। ये बसें यूपी बॉर्डर तक जाएंगी और वहां इन मजदूरों को छोड़ा जाएगा। की गई है और क्या? ये बसें उत्तर प्रदेश के लिए रवाना की गई हैं। ये राजस्थान से जितनी भी बसें हैं, कांग्रेस पार्टी अपने खर्चे पे किराया देकर इनको भेज रही है और इनका उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का सहयोग के लिए वहाँ जो लोग मजदूर बेचारे सड़कों पे पैदल चल रहे हैं, छांव पेड़ों के नीचे बैठे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बॉर्डर पे साधन नहीं मिल रहे, पैदल ही बच्चों को कंधों पे लद के जा रहे हैं, कोई अटैची पे लेके बैठा के जा रहे हैं। दयनीय स्थिति को देख के हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय प्रियंका जी ने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग के लिए इन लोगों को मदद पहुंचाने के लिए 1000 बस कांग्रेस अपने खर्चे से उत्तर प्रदेश सरकार को देने जा रही है। उसी दृष्टि से अलवर से 500 बसें रवाना हो रही हैं। बाकी बसें भरतपुर से जा रही हैं, धौलपुर से जा रही हैं, करौली से जा रही हैं, दौसा से जा रही हैं और 1000 बस का लक्ष्य है। ये सब उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे जाएंगे। जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार की परमिशन इनको मिलेगी उनके अंदर जाने की, वहाँ जाके लोगों को उनको घर तक छोड़ने का काम करेंगे। इधर बानसूर की विधायक शकुंतला रावत ने कहा कि गर्मी के इस मौसम में सड़कों पर पैदल चल रहे मजदूरों की सहायता के लिए कांग्रेस ने मजदूरों को उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक छोड़ने का फैसला लिया है और वहां से ये बसें राजस्थान के मजदूरों को वापस लाने का काम करेंगी। कांग्रेस की ओर से मजदूरों के लिए पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। सड़क पे जा रहा है, परेशान नहीं होना चाहिए, आम इंसान को सुविधा मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी जैसे जुबेर खान जी ने बताया कि सभी ने हमने मिलकर के कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मजदूरों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इस गर्मी के मौसम में अपने बच्चों को लेकर के सड़क से नहीं चले। इसलिए यहाँ से ये बसें रवाना की गई हैं कि यहाँ से ये बसें यूपी बॉर्डर तक जाएंगी और यूपी बॉर्डर से जो लोग वहाँ से आ रहे हैं उन लोगों को लेकर के यहाँ पर ये आएंगी, क्योंकि वहाँ यूपी से उन्होंने कोई सरकार ने व्यवस्था नहीं करी है। तो हमारी तरफ से, हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये व्यवस्था की गई है जिससे कि एक आम व्यक्ति को, आम मजदूर को परेशानी नहीं हो। गौरतलब है कि राजस्थान से प्रवासी मजदूर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। ये लोग अलग अलग तरीकों से यूपी पहुंच रहे हैं और हादसों का शिकार भी हो रहे हैं। इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान सरकार की ओर से ये पहल की गई है ताकि प्रवासी मजदूरों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज।
पूरे विश्व में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 48 लाख के पार पहुंच चुका है, जबकि 3,17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं भारत की अगर बात करें तो देश में सोमवार शाम तक कोरोना मरीजों की संख्या 97,000 के पार पहुंच गई, जबकि 3,000 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा चुके हैं। वर्ल्ड कोरोना पर यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस से देश के साथ ही पूरी दुनिया में हाहाकार मची है। जहां भारत में कोरोना मरीजों की संख्या में एकाएक बढ़ोतरी हुई, तो वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। देश में सोमवार शाम तक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 97,152 हो गई, जबकि 3,048 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके अलावा अगर ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो देश में 27,721 लोग इलाज के बाद ठीक हुए, जबकि 56,000 से ज्यादा लोग अभी भी अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरी दुनिया में कोरोना की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या 3,17,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि 48,33,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इसके अलावा अगर ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो 18,71,912 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की बात की जाए तो अमेरिका इस समय टॉप पर बना हुआ है, जहां 15,29,000 से ज्यादा लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जबकि करीब 91,000 लोग अपनी जान को गंवा चुके हैं। अमेरिका के अलावा अगर दूसरे देशों की बात करें तो मौत के मामलों में ब्रिटेन, इटली, स्पेन और फ्रांस वो देश हैं जहां 27,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे पहले बात करें ब्रिटेन की तो यहां 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,40,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। इटली में लगभग 32,000 की मौतें हो चुकी है, जबकि 2,25,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। फ्रांस में 28,000 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए। वहीं यहां अगर संक्रमित लोगों की बात करें तो 1,79,500 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। स्पेन में 27,650 की मौतें हो चुकी है, जबकि 2,77,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। इसी तरह अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में कोरोना फैल चुका है और इन देशों में कोरोना लगातार कोहराम मचा रहा है। दुनिया के 45 से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां कोरोना के 10,000 से लेकर 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और इन देशों में 500 से लेकर 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस तेजी से पांव पसार रहा है। हर रोज 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है, जबकि रोजाना 50,000 से 1 लाख तक नए मामले सामने आ रहे हैं। लगातार बढ़ते इन मामलों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को चिंता में डाल दिया और वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी इस वायरस की वैक्सीन आने में देर हो सकती है।
लेकिन तब तक लोगों को इसी बीमारी के बीच में रहते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। कोरोना वायरस को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका की कंपनी ने वैक्सीन बनाने का दावा कर लिया है। मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन शुरुआती नतीजों में कामयाब बताई जा रही है। वैक्सीन ट्रायल में वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी जो है वह बढ़ेगी। कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त हम आप बता रहे हैं। अमेरिका की कंपनी ने वैक्सीन बनाने का दावा किया है। मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन शुरुआती नतीजों में कामयाब हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार जिस तरह से पूरे देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, इस बीच एक अच्छी खबर आ रही है। अमेरिका की कंपनी ने वैक्सीन बनाने का दावा किया है। मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन बनाने का यह दावा किया गया है। वैक्सीन ट्रायल में वायरस से लड़ने से इसमें इम्यूनिटी पावर जो है उसे बढ़ाया जा सकेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका की कंपनी ने वैक्सीन बनाने का दावा किया है। आपको बता दें, लगातार पूरे विश्व में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 48 लाख के पार पहुंच चुका है। और इस बीच जो बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, अमेरिका की कंपनी ने वैक्सीन बनाने का दावा किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आप बता रहे हैं, वैक्सीन ट्रायल में वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी जो है वह बढ़ेगी। तो कोरोना वायरस को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। तो मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन शुरुआती नतीजों में यहां पर कामयाब बताई जा रही है। वैक्सीन ट्रायल में वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी जो है वह बढ़ेगी। आपको बता दें, अमेरिका की कंपनी ने इस वैक्सीन बनाने का दावा किया है। मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन शुरुआती नतीजों में कामयाब भी बताई जा रही है। वैक्सीन ट्रायल में वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनिटी पावर को यह बढ़ाएगी। तो आपको बता दें, वहीं सड़क और रेल मार्ग से जब बात नहीं बनी तो अब प्रवासी मजदूरों ने ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन का नया रास्ता चुन लिया। लेकिन इसी बीच सोनीपत से पलायन की जो तस्वीरें सामने आई वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये रिपोर्ट देखिए। देश में लॉकडाउन 4.0 शुरू हो चुका है और अभी भी प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। बावजूद इसके सरकार की ओर से प्रवासी मजदूरों के लिए बसें और ट्रेनें चलाई गई हैं, लेकिन वो इंतजार करने के बजाय पैदल ही सैकड़ों मील दूर अपने घरों की तरफ निकल पड़े हैं। हालांकि इन लोगों को रास्ते में पुलिस का भी सामना करना पड़ रहा है, जो बार बार इन्हें वापस जाने के लिए खदेड़ रही है। लेकिन बावजूद इसके ये लोग घर जाने के लिए अपनी जिद पर अड़े हैं। इनका कहना है कि वो अपने घरों में नमक रोटी से गुजारा कर लेंगे, लेकिन यहां नहीं रहेंगे। यमुना नेरों के प्रवासी मजदूरों के पांव। वहीं इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के हरदोई का रहने वाला एक परिवार अपने साथियों के साथ अपने गृह जिले की तरफ निकला था। लेकिन जब ये लोग उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर पहुंचे तो यूपी पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया, जिसके बाद ये लोग सोनीपत के गांव भैरा बांकीपुर पहुंच गए और गांव के रास्ते से ही घर जाने के लिए मार्ग बनाने लगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रवेश से पहले ही यमुना नदी ने इनका रास्ता रोक लिया और इन्हें उल्टे पांव वापस भेज दिया। वहीं जब इन लोगों ने मीडिया के कैमरे देखे तो इनके सांसों में सांस आई और इन्हें घर पहुंचने की नई उम्मीद जगी।
मीडिया से बातचीत के दौरान इन लोगों ने बताया कि हमें 10 दिन पैदल चलते हो चुके हैं और हमारे पैरों में छाले पड़ चुके हैं। पुलिस हमें रोक रही है, लेकिन हमें अपने घर जाना है। मेरे साथ बच्चे हैं छोटे छोटे सर, और हमारे को कहीं भी पुलिस वाले निकलने नहीं दे रहे हैं, और जहाँ जाते हैं वहाँ से रपटाते हैं, कहते हैं वहाँ वापसी जाओ जहाँ से आए हो। बताओ ये बच्चे हम कहाँ को लेके जाए, छोटे छोटे। हमारी सुविधा करें, जहाँ से मर्जी, जहाँ से हमारे हरदोई जिला को सरकार भेजे, नहीं तो हम लोग अपना जान खोने पे तैयार हो जाएंगे। सीधे मोदी सरकार को बोलेंगे हमारी सुविधा करे, जहाँ हमें हमारे गाँव देश को भेजे। हमारे बच्चे छोटे छोटे, हमारे 3-4 बच्चे, पूरा परिवार हमारा, पूरा खानदान है सर। कहाँ जाए बोलो, हम इतनी दूर से पैदल तो चल के आए, बच्चों के पास न चप्पल न जूते कपड़े, कुछ खाने चीज की कोई चीज नहीं है। और बोलो हमारी सुविधा करे सरकार, नहीं तो हम फुल जाके पुलिस वाले से बोलेंगे मारना है तो ऐसे अच्छा भूख से क्या मारोगे, सीधे हमारे को धर के सिर पे बस उड़ा दो, कहीं भी जहाँ कहीं उड़ाना है, या रेल के नीचे पटरी पे रख दो हमारा सिर, या तो फिर आप इसी जमुना नदी में हमारे को आप बहा दो डाल के, पूरा परिवार सुविधा। हम कहाँ जाएंगे बोलो। वहीं इसके साथ ही एक और महिला ने बताया कि हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, काम कहीं मिलता नहीं, तो ऐसे में भला हम कहाँ जाएं? क्या है, मेरे पास छोटे छोटे भी बच्चे हैं, कहीं काम धंधा लगता नहीं है, बच्चे को खाने पीने की बड़ी परेशानी हो रही। जहाँ जाते हैं तो पुलिस वाले नहीं जाने देते हैं, और मेरे को आज 10 दिन चलते चलते हो चुके, बच्चा साथ में है, क्या खाएं पियाएं इनको। वहीं इसके साथ ही एक अन्य मजदूर ने बताया कि जब वो आगे जाते हैं तो पुलिस उन्हें मार मार कर भगाती है, और जब वो वापस आते हैं तो मकान मालिक भगाते हैं। अब तो पैरों में छाले पड़ चुके हैं, आखिर हम जाएं तो जाएं कहां? अब भूखमरी लगी हुई है, कुछ खाने को मिल नहीं रहा है। आज 10 दिन चलते चलते हो गए, पैर साले सूज गए, देख लो काले पड़ गए हैं, क्या करूं। तो जहाँ जाता हूँ तो यहाँ बॉर्डर पे आया हूँ, यहाँ पुलिस मार मार के डंडों से भगा रही है, बहुत मारा है सब, मार मार के बोलती है जहाँ से आए वहीं जाओ। वहाँ जाता हूँ तो वहाँ मकान मालिक मारता है, बोलता है जहाँ यहाँ कोई ठिकाना नहीं है, अपनी मर्जी जहाँ जाओ। हम लोग जंगलों में पड़े हुए हैं, यहाँ कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है, भूखे प्यासे हम मर रहे हैं यहाँ। दरअसल प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन 4.0 से काफी उम्मीदें थीं। उन्हें उम्मीद थी कि 4.0 में उन्हें बहुत सी रियायतें मिल सकती हैं और वो अपने घर वापस जा सकेंगे। लेकिन देश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते लॉकडाउन 4.0 में भी ज्यादा छूट नहीं मिली, जिसके कारण ये लोग बिना बसों ट्रेनों का इंतजार किए अपने घरों की तरफ निकल पड़े। लेकिन राज्य सरकारें इन लोगों को बिना स्वास्थ्य जांच प्रदेश में प्रवेश की अनुमति नहीं दे रही है। बता दें कि नियमों के मुताबिक अगर कोई शख्स अपने घर जाना चाहता है तो उनके लिए ये शर्तें हैं। घर जाने के लिए क्या करना होगा? प्रवासी मजदूरों को सबसे पहले राज्य सरकार की वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत करना होगा। राज्य सरकार की तरफ से प्रवासी मजदूर का मेडिकल चेकअप होगा। अगर मेडिकल के दौरान मजदूर स्वस्थ होगा तो अपने घर वापस जा सकेगा। रिपोर्ट में लक्षण दिखाई देने पर उसे रोक लिया जाएगा और क्वारंटीन कर दिया जाएगा। गृह राज्य पहुंचने पर मजदूरों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। क्वारंटीन की अवधि पूरी होने के बाद शख्स अपने घर जा सकेगा। हालांकि जानकारों की माने तो मजदूर इस प्रक्रिया से बचने के लिए पैदल सफर कर रहे हैं और वो अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं, जिसके कारण राज्य सरकारों की ओर से उन्हें बॉर्डर पर ही रोका जा रहा है। लेकिन मजदूर इस दौरान सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं। हालांकि कई दिनों से पैदल सफर कर रहे इन मजदूरों की प्रशासन और राज्य सरकारें सुध नहीं ले रही हैं, जिसकी वजह से अब इनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सोनीपत से नितिन अंतिल की रिपोर्ट, एएनबी न्यूज।
और इस बीच हरियाणा के पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पंचकुला के सेक्टर 16 में पुलिस पीसीआर पर हमला किया गया है। लॉकडाउन के चलते 2 पुलिसकर्मी चेकिंग के लिए गए थे और इस बीच आपको बता दें, लॉकडाउन के चलते 2 पुलिसकर्मी गश्त पर चेकिंग के लिए गए थे तो उन पर हमला हुआ है। करीब 10 से 15 अज्ञात हमलावर मौके से फरार बताए जा रहे हैं। पंचकुला के सेक्टर 16 में पुलिस पीसीआर पर हमला हुआ है। लॉकडाउन के चलते 2 पुलिसकर्मी गश्त पर चेकिंग के लिए गए थे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दोनों पुलिसकर्मी मौके पर पथराव करने वालों के पीछे पीसीआर इन्होंने लगाई। करीब 10 से 15 अज्ञात हमलावर मौके से फरार बताए जा रहे हैं। पंचकुला के सेक्टर 16 में पुलिस पीसीआर पर हमला हुआ। लॉकडाउन के चलते 2 पुलिसकर्मी गश्त पर चेकिंग कर रहे थे और इस बीच इन पर यह हमला हुआ। करीब 10 से 15 अज्ञात हमलावर मौके से फरार बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा के पंचकुला से, जहां आपको बता दें सेक्टर 16 के जो एरिया है वहां पर पुलिस पीसीआर पर हमला हुआ। लॉकडाउन के चलते 2 पुलिसकर्मी यहां चेकिंग के लिए गए थे और इस बीच इन पर यह हमला हुआ है। करीब 10 से 15 अज्ञात हमलावर मौके से फरार भी बताए जा रहे हैं। लॉकडाउन के चलते 2 पुलिसकर्मी चेकिंग के लिए गए थे। एसआई प्रदीप और कांस्टेबल अनिल पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। तो लॉकडाउन के चलते 2 पुलिसकर्मी गश्त पर चेकिंग के लिए गए और पंचकुला के सेक्टर 16 में पुलिस पीसीआर पर हमला हुआ। और आपको बता दें, इसमें एसआई प्रदीप और कांस्टेबल अनिल पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। करीब 10 से 15 अज्ञात हमलावर मौके से फरार भी बताए जा रहे हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए पंचकुला से हमारे संवाददाता तारा ठाकुर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे, पंचकुला के सेक्टर में पुलिस पीसीआर पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के चलते 2 पुलिसकर्मी गश्त पर चेकिंग के लिए गए थे और इस बीच इन पर हमला हुआ। तमाम जानकारी जानना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से लॉकडाउन चल रहा है, शाम 7 बजे के बाद लोगों का बाहर निकलने से जो है मनाही है। उसके चलते 2 पुलिसकर्मी पंचकुला के सेक्टर 16 में स्थित बुरनपुर में चेकिंग कर रहे थे। गश्त के दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने जो है उनकी गाड़ी पर पथराव किया और पुलिस ने जब उनका पीछा किया तो वो जो आरोपी थे वो मौके से फरार हो गए। जी तारा, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर, पंचकुला के सेक्टर 16 में पुलिस पीसीआर पर हमला हुआ है। लॉकडाउन के चलते 2 पुलिसकर्मी गश्त पर चेकिंग के लिए गए थे। इसमें एसआई प्रदीप और कांस्टेबल अनिल पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। एक तरफ जहां देश में लगे लॉकडाउन में लाखों लोग वायरस की चपेट में आने से बच गए, तो वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। हालांकि इस दौरान सरकार की तरफ से लॉकडाउन में शर्तों के साथ ढील दी गई, लेकिन लोगों की जेबें खाली होने की वजह से बाजार ठंडे पड़ गए और इसका असर यह हुआ कि आज खादी भंडार से लेकर छोटे उद्योग आर्थिक बदहाली का शिकार हो रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। पिछले लगभग 2 महीने से देश लगभग पूरी तरह से बंद है। हालांकि कुछ रियायतों और शर्तों के बाद बाजार जरूर खुला, लेकिन आर्थिक बदहाली के चलते लोगों के पास सामान खरीदने के लिए अब पैसा नहीं बचा, जिसके चलते दुकानें तो खुली लेकिन खरीदारी के लिए ग्राहक नहीं मिल पा रहे। उधर लॉकडाउन के कारण खादी उत्पादन इकाइयों पर गहरा असर पड़ा है। यहाँ पिछले कई दिनों से कामकाज ठप होने से भारी मात्रा में स्टॉक इकट्ठा हो गया। इसके अलावा खादी उत्पादों की बिक्री न होने से खादी इकाई संचालकों, कारीगरों,
बुनकरों और कामगारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। दरअसल खादी संचालकों ने सरकार से अनुमति मिलने के बाद काम तो शुरू कर दिया, लेकिन लॉकडाउन के बाद हुई आर्थिक क्षति को पूरा नहीं कर पा रहे। कारीगर और कामगार हुए बेकार। उधर खादी ग्रामोद्योग संघ मिर्जापुर नरड़ के सचिव सतपाल सैनी का कहना है कि लॉकडाउन में खादी उत्पाद केंद्र आर्थिक बदहाली का शिकार हो गए हैं। लॉकडाउन में खादी इकाइयों का काम बिल्कुल ठप्प है, जिसके कारण कारीगर और कामगार बेकार हो गए। उन्होंने इसे लेकर पीएम मोदी और एमएसएमई से अनुरोध किया, जिसमें कारीगरों और कामगारों के प्रोत्साहन के लिए अनुदान इत्यादि दिए जाने की मांग की। साथ ही हम ये भी चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से भी या हमारे एमएसएमई से भी हम ये चाहते हैं कि जो हमें क्षति हुई है उस क्षति को 2 महीने से जो हमारे वर्करों को भंडार नहीं खुले, हमारा तो एक ही साधन है कि उत्पादन होगा, वो बिक्री होगा, तभी हमारे पास पैसा आएगा। यदि ऐसा कुछ उस क्षति को पूर्ति करने के लिए हमें कुछ इसमें से कामगारों की सहायता के लिए, कत्तन बुनकरों की, इनके लिए, वर्करों की सहायता के लिए कुछ हमें अनुदान या किसी तरह की कोई सहायता प्रदान की जाए तो हम प्रधानमंत्री जी का पुण्य धन्यवाद करते हैं और उसके लिए आशा है वो हमारी प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगे। वहीं इसके साथ ही खादी सचिव ने कहा कि सरकार जो खादी की बिक्री के लिए प्रोत्साहन राशि देती थी, वो भी उन्हें पिछले 6 सालों से नहीं मिली है। इसके अलावा डीबीटी स्कीम में जो उन्हें सब्सिडी का पैसा मिलता था, उसे भी रोक दिया गया है। कामगारों की बिगड़ती हालत को देखते हुए सरकार को चाहिए कि कामगारों और कारीगरों के प्रोत्साहन के लिए प्रभावी कदम उठाए। से एक हमारी प्रार्थना है, ये हमारा गोदाम है, इसके अंतर्गत हमारे बुनकरों ने बहुत माल बना के रखा है। जब ये पहले 31 मार्च से लॉकडाउन से पहले का न्यू माल रखा है, जब तक ये हमारा सेल नहीं हो किसी तरह से इस पे हमारी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने कोई इसको बेचने के लिए जैसे पहले की भांति छूट देती थी, वो भी नहीं दे। 6 साल से कोई पैसा हमको छूट कर नहीं दिया। इसी तरह से सरकार ने जो है एक डीबीटी के कारण बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन 10-10, 20-20 कत्तनों की कताई का जो पैसा बनता है और डीबीटी करने में बहुत परेशानी होती है, जिस कारण से सरकार ने भी वो पैसा जो सब्सिडी देती थी वो भी रोक दिया है। हम ये चाहते हैं कि उनको कुछ है, अभी सरकार ने 1500 रुपये पूरे साल के लिए उनको दी है, ऐसे लॉकडाउन में जो है उनकी मदद के लिए जो है इसको कुछ छूट देनी चाहिए, उनको पैसा देना चाहिए, क्योंकि उनको और कोई सहारा नहीं है, ताकि ये हो सके। उधर खादी के मुख्य बुनकर आशिक अली ने बताया कि उनकी कई पीढ़ियां महात्मा गांधी के समय से खादी के बुनकर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भरता वाले संदेश की तारीफ की, लेकिन ये भी कहा कि खादी के कारीगर होने के नाते हमें आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। और लॉकडाउन में बहुत अच्छी बात है जो मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया हमारे देश के लिए, और हमारे लिए भी लगाया, सबके लिए लगाया, बहुत अच्छी बात है मोदी जी ने। मगर हम काम से निर्भर और काम की टूट में आ चुके हैं। अब जब से ये खुला है लॉकडाउन थोड़ा बहुत, तो काम की हमारे पर जिम्मेदारी है, और मोदी जी ने जो कहा है कि अपने देश के लिए निर्भर खड़े हो जाए, हम तैयार हैं 24 घंटे। मोदी जी का स्वागत करते हैं, और हमें है थोड़ा सा बहुत मदद मिलनी चाहिए, जो कि हमारे 2 महीने या 2.5 महीने चले गए हैं, बच्चों से परेशान हैं, उसकी थोड़ी सी मदद चाहिए मोदी जी से। हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है मोदी जी। गौरतलब है कि देश में लॉकडाउन की वजह से उद्योग धंधे सब कुछ चौपट हो गए। जहां छोटे दुकानदार और उद्योगपति लॉकडाउन में मिली इस रियायत में संभलने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं बड़े उद्योगपति का काम पूरी तरह से चौपट हो चुका है। इसकी वजह से इन उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारी और मजदूर बेरोजगार हो गए। फिलहाल मजदूर और उद्योगपति जल्द ही इस समस्या के निदान के लिए उचित कदम उठाए जाने की मांग कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट, ANP न्यूज।
और इसी के साथ ही क्या बोलती दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज। और महाराष्ट्र के मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, आज कोविड-19 के 1185 नए मामले सामने आए और आज 23 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में अब तक 757 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में संक्रमितों की संख्या जो है वह बढ़कर 21,152 पर पहुंच चुकी है। तो आज कोविड-19 के नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें, दुनिया भर के देशों के साथ साथ भारत और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का जो कहर है वो तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के बीच सबसे ज्यादा अगर जो प्रभावित है तो वो राज्य महाराष्ट्र में है। और इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के मुंबई से आ रही है। आपको बता दें, मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव की संख्या की अगर बात करें तो 1185 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटे में 23 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं मुंबई में अब तक कुल केसों की अगर बात करें तो 21,335 लोगों की जो संक्रमण के मामले हैं वे सामने आए हैं। और कुल मौतों की अगर बात करें तो मुंबई में अब तक 757 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इस खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए हमारे साथ संवाददाता मुंबई से शुभम पांडे इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शुभम, आपसे जानना चाहेंगे, दुनिया भर के देशों के साथ साथ भारत, महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में कोरोना वायरस का जो कहर है वो तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो कोरोना पॉजिटिव 1185 नए केस मिले हैं। तमाम जानकारी चाहेंगे इस बाबत आपसे, शुभम। देखिए, लगातार महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और अगर पिछले 2 दिनों की बात करें तो यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा, तकरीबन 1500 के आसपास यहाँ पर केसेस आ रहे हैं। और आज की बात करें तो आज यहाँ पर मुंबई में अकेले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1185 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटों में अकेले मुंबई में 23 लोगों की मौत हुई। जबकि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में यहाँ पर 2000 से ज्यादा केसेस मिले, जबकि पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर 51 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ आंकड़ा अब महाराष्ट्र में 35,000 तक पहुंच चुका है, 35,000 तक पहुंच चुका है। जबकि मुंबई में अकेले हम बात करें तो मुंबई में यहाँ पर जिस तरीके से 21,335 केसेस बढ़ चुके हैं और तकरीबन 1000 के आसपास यहाँ पर हम जो है अब मरने वालों की संख्या यहाँ पर भी जो है बढ़ती जा रही है। तो कुल मिलाकर कहें कि जो संकट का जो बादल है वो महाराष्ट्र और मुंबई में पूरी तरीके से मंडराते हुए नजर आ रहा है। अकेले मुंबई में इतने ज्यादा केसेस है कि जो अगर बाकी अन्य राज्यों की बात करें तो वहां पर इतने केसेस नहीं देखिए जितनी ज्यादा मुंबई में। अगर छूट की बात करें तो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इन सभी तमाम जो रियायतें दी गई थी केंद्र सरकार की तरफ से, उसे मुंबई, पालघर और अन्य जो जिले जहाँ पर रेड जोन है महाराष्ट्र में, वहां पर लागू नहीं करने की बात की और लोगों से अपील की है कि आप जो है लॉकडाउन का पालन करें और जल्द से जल्द इसे जो है रेड जोन से ग्रीन जोन बनाने में सरकार की मदद करें। बिल्कुल, तो लगातार राज्य में कोरोना के केस तो बढ़ रहे हैं, वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी यह संख्या है जो लगातार बढ़ती जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि मुख्यमंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम जानकारियां दी, क्या कुछ कहना था उनका? जो ये रफ्तार बढ़ती जा रही है उसको आखिर धीमी करने में जो सरकार है वो कामयाब नजर नहीं आ रही है। देखिए, कहीं न कहीं अन्य राज्यों की तुलना करें तो महाराष्ट्र में कहीं न कहीं सरकार असमर्थ होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर 3 पहियों की सरकार है और 3 पहियों की सरकार एक अलग विचार मतों से यहाँ पर काम कर रही है। इस वजह से अलग अलग विचारे रखे जा रहे हैं, अलग अलग बातें की जा रही हैं। इस वजह से सख्ती से यहाँ पर लॉकडाउन का पालन नहीं करवाया जा रहा है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। इस वजह से कोरोना का जो संक्रमण हो दिन ब दिन यहाँ पर फैलते जा रहा है और सबसे ज्यादा शिकार यहाँ पर हो रहा है तो मुंबई होगी, क्योंकि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी। अगर मुंबई ऐसे
समय में ठप रहेगी या आगामी कुछ दिनों में ठप रही तो भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बेहद ही मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। अगर इसी तरह से समस्याएं रही तो कहीं न कहीं हालात और बदतर हो सकते हैं। हालांकि कुछ कई बातें चल रही थी कि कई सारी चीजों को रियायतें देकर खोल देनी चाहिए, लेकिन अब उन सभी चीजों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वहां पर पूर्ण विराम लगा दिया और कहा है कि अभी जब तक रियायतें पूरी महाराष्ट्र और मुंबई की जो व्यवस्था है वो ठीक न हो जाए, कोरोना मरीजों की संख्या वो अगर उसमें घटौती नहीं होती है, तब तक यहाँ पर कोई भी चीजें नहीं खुलेंगी। बिल्कुल, तो कोरोना के मामले में कमी आने पर ही लॉकडाउन में ढील दी जाएगी। तो वहीं देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के बीच सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है और मुंबई में लगातार संक्रमितों की संख्या जो है वह बढ़ती नजर आ रही है। धन्यवाद शुभम तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। भारतीय सेना की चौकियों और रिहायशी इलाकों पर गोले दागे हैं। हालांकि भारतीय सेना लगातार इसका करारा जवाब भी दे रही है। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर से नापाक हरकत को अंजाम दिया है। आपको बता दें, पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारतीय सेना की चौकियों और रिहायशी इलाकों पर गोले दागे गए हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। हालांकि भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है, इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। तो एक बार फिर से पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की है और संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास गोलीबारी की है, तमाम जानकारी चाहेंगे। तो आपको बता दें, पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। भारतीय सेना की चौकियों और रिहायशी इलाकों पर गोले दागे हैं। भारतीय सेना इसका करारा मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है, तमाम अपडेट चाहेंगे आपसे। जी, अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान पिछले 3 महीने से लगातार LOC IB को निशाना बना रहा है। रिहायशी इलाकों और भारतीय पोस्टों को निशाना बनाकर पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है। आज भी पाकिस्तान ने पुंछ के खड़ी कर माड़ा में जो है वो चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोले दागे हैं इलाके में। और खास करके बात करें तो भारतीय सेना भी उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। आतंकियों को इस पार धकेलने के लिए जो है कवर फायर दे रहा है पाकिस्तान। आतंकियों को इस पार धकेलने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की उस तरफ जो है 250 से 300 आतंकी जो है अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं, जो इस ओर आने के लिए पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग की जा रही है उसके जवाब में वो घुसपैठ करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसके चलते पाकिस्तान को भी कई बार नुकसान जो है उठाना पड़ा है। जी रविंद्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं, पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सेना की चौकियों को निशाना बनाया। आपसे जानना चाहेंगे इस बाबत, क्या भारत की ओर से किसी के अभी तक हताहत होने की कोई खबर आई है? जी देखिए, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अलबत्ता जो पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग की जा रही है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान की जो पिछले 3 महीने से लगातार पाकिस्तान LOC को टारगेट कर रहा है, उसके चलते पाकिस्तान को कई बार नुकसान उठाना पड़ा है। कई जवान जो है उसके मारे गए हैं और कई चौकियां जो है जवाबी कार्रवाई में तबाह की गई हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इस कोरोना काल में भी आतंकियों को इस पार धकेलने की भरसक जो है कोशिश कर रहा है। जी रविंद्र, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाया है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दुनिया। खबरों में आगे बढ़ते हुए आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रदेश में आ रही श्रमिक ट्रेनों को लेकर अहम जानकारी दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए गए फैसलों के बारे में भी जनता को अवगत कराया। क्या कुछ कहना है उनका, आइए हम आपको सुनवाते हैं। कहीं भी आज भी मुख्यमंत्री जी ने जहां भी पाया कहीं भीड़ इकट्ठा हो रही है, संबंधित अधिकारियों को उन्होंने कहा है कि भीड़ इकट्ठा ना होने दे, व्यवस्था ऐसी बनाए कि भीड़ इकट्ठा ही ना हो। लॉकडाउन के लिए जो नवीनतम एडवाइजरी है उसका अध्ययन अब किया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन क्या होंगे, उनको क्या अनुमन्य किया जाएगा, ये भी आज निर्देश, इसकी कार्ययोजना बनाकर जो है आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है शाम को 5:30 बजे कैबिनेट कर रहे हैं। सभी माननीय मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद जो है उस पर निर्णय लेते हुए फिर आज शाम को ही जो है ये निर्देश प्रदेश स्तर पर जारी हो जाएंगे। आगे आने वाले समय में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पैकेज है 20 लाख करोड़ का, उसकी योजना भी आज जो है उस पर भी आगे कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कृषि विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो गेहूं क्रय केंद्रों का जो है मौके पर जाकर निरीक्षण करें। इस ओर भी जो है उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए हैं। ट्रेन की जो आज समीक्षा की गई है, 590 ट्रेन आज प्रदेश में आ चुकी हैं। आज की तारीख में लखनऊ में 52 ट्रेनें आ चुकी हैं, जौनपुर में 39 ट्रेन आ चुकी हैं, गोरखपुर में 95 ट्रेन आ चुकी है। का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए मौके पर उनको लोगों को